हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग एकदम बढ़िया होंगे। सो पूरे हफ्ते से आप सभी को इस क्लास का इंतजार था, तो आ गई है आज की आपकी स्पेशल वीकली करंट अफेयर्स की क्लास। और इस वीडियो में हम बहुत ज़्यादा डिटेल में जो है डिस्कस करने वाले हैं पूरे हफ्ते जो भी सारे इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए हैं, यहाँ पर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिर लास्ट में जितनी भी सारी न्यूज़ हमने डिस्कस करी होगी उनकी जो है आपकी क्विज भी होने वाली है, जिससे आप ये भी चेक कर पाओ कि जितनी भी न्यूज़ हमने करी है वो आप रिटेन कर पा रहे हो या नहीं। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। बट स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले देख लेते हैं कि लास्ट वीक जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था उसका आप सभी ने सही जवाब यहाँ पे दिया है या नहीं। सो क्वेश्चन ये था दैट विच कंट्री हैज बीन अवॉर्डेड द होस्टिंग राइट्स फॉर द ISSF जूनियर वर्ल्ड कप 2025। सो शूटिंग के लिए जो है जो जूनियर वर्ल्ड कप होने वाला है, किस कंट्री को उसके लिए वो होस्टिंग राइट्स जो है दे दिए गए हैं। तो यहाँ पर आप सभी ने एकदम जवाब दिया था कि हमारी कंट्री इंडिया को जो है यहाँ पर होस्टिंग राइट्स मिल गए हैं। सो इंडिया इज द राइट आंसर ओवर हियर। देख लेते किस किस ने यहाँ पे सही जवाब दिया है। सो ला एम्बोड ने सही जवाब दिया है। ओके, वो बोल रहे कि थैंक यू सो मच, माय प्लेजर बच्चे। कनक ने भी सही जवाब दिया है। सिमरन घीरिया ने सही जवाब दिया है। प्रांजलि ने सही जवाब दिया है। सो आई वांट और भी बाकी बच्चे जो वीडियोस देख रहे हैं वो भी भाई आंसर दे दिया करो। अगर नहीं आता आंसर, एक बार चाहे कहीं से सर्च करके आंसर दे दिया करो। एटलीस्ट जो चीज़ आप एक बार सर्च करोगे वो आपके माइंड में हमेशा जो है फिट बैठ जाएगी। ठीक है, तो अगली बार जब भी मैं आज की क्लास के बाद जो क्वेश्चन दूंगी उसका सभी लोग आंसर देने की कोशिश करेगा। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले एक अपॉइंटमेंट से स्टार्ट करते हैं कि लास्ट वीक कौन सी एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, एक अपॉइंटमेंट हमें देखने को मिली है। सो यहाँ पर आप देख रहे हो विजय किशोर राथकर। सो विजय किशोर राथकर, इनको क्या बना दिया गया है, इनको जो है नोवा चेयरपर्सन बना दिया गया है नेशनल कमीशन फॉर विमेन का। किसका बना दिया गया है? 9th चेयरपर्सन इनको बना दिया गया है नेशनल कमीशन फॉर विमेन, NCW का जो है चेयरपर्सन बना दिया गया है विजय किशोर राहतकर को। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम इनके बैकग्राउंड की बात करें तो पहले ये क्या रह चुकी है, चेयरपर्सन रह चुके हैं। जो महाराष्ट्र का स्टेट कमीशन फॉर विमेन होता है ना, उसके जो है ये चेयरपर्सन रह चुके हैं, क्योंकि अलग अलग स्टेट का भी जो है कमीशन होता है फॉर विमेन के लिए। बट अब ये नेशनल कमीशन फॉर विमेन की जो है चेयरपर्सन बन गई है, विच इज अ बिग डील। तो आप इनका नाम याद रखेंगे, विजया किशोर राहतकर। ठीक है, तो इन्होंने बहुत सारे इनिशिएटिव्स वैसे लिए, जैसे सक्षम, जैसे जो एसिड्स अटैक सर्वाइवर्स होते हैं ना, जिनके ऊपर जो है लोग एसिड डाल देते हैं। आपने दीपिका पादुकोण वाली मूवी भी देखी होगी, तो वो जो सरवाइव कर पाते हैं तो उनके ऊपर कितना ज़्यादा उन्होंने जो है वो ट्रॉमा झेला है। तो उनको हेल्प करने के लिए इन्होंने एक सक्षम एक इनिशिएटिव लिया था। प्रज्वल हो गया, जिसमें जो भी सारे हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं उनको जो लिंक किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम से, जिससे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम्स के जो है बेनिफिट आराम से जो है प्रोवाइड किए जा सके। सो प्रज्वला ये एक स्कीम जो है इनके द्वारा लीड की गई थी। वहीं पर 24/7 हेल्पलाइन सर्विस भी इनके द्वारा स्टार्ट की गई थी विमेन के लिए, जिसका नाम रखा गया था सुहिता। तो इन्होंने बहुत सारे इनिशिएटिव्स जो है लिए हैं। तो इन्हीं इनिशिएटिव्स को देखते हुए, मद्देनजर रखते हुए इनको जो है एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि चलिए आप NCW के क्या बन जाइए, चेयरपर्सन बन जाइए। तो इनका नाम आपको जो है यहाँ पर याद रखना है। आसान है ना नाम। चलिए, तो वहीं पर अगर हम NCW की बात करें, सो NCW की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल कमीशन फॉर विमेन। ये क्या है? एक ऑटोनोमस बॉडी है जो खुद काम करती है, स्टैट्यूटरी बॉडी है, जो कि नेशनल कमीशन फॉर विमेन एक्ट 1990 के अंदर जो है स्टैब्लिश की गई थी। और नाम से ही पता चल रहा है इसका काम क्या होगा, विमेन की राइट्स के लिए, विमेन की प्रोटेक्शन के लिए जो है क्या करना, नए नए इनिशिएटिव लेना। ठीक है, इसको जो है कब, इसकी पहली कमीशन कब की गई थी? जनवरी 31, 1992 में हुई थी। और इसके पहले चेयरमैन कौन थी? मिस जयंती पटनायक। मिस जयंती पटनायक जो है इनकी पहली चेयरपर्सन रह चुकी है। और अब कौन है? विजया किशोर राहतकर। तो इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, मैं अपॉइंटमेंट है, इसलिए बार बार मैं इस पर फोकस कर रही हूँ। वहीं पर अगर हम बात करें, जो नेशनल कमीशन फॉर विमेन होती है, इसमें चेयरपर्सन होते हैं, बाकी 5 मेंबर्स होते हैं और कुछ मेंबर सेक्रेटरी भी होती है। और यहाँ पे जो चेयरपर्सन और जो मेंबर्स होते हैं वो 3 ईयर टर्म के लिए सिलेक्ट होते हैं, और फिर अगेन हर 3 साल बाद जो है दोबारा से जो है किसी नए पर्सन को चेयरपर्सन जो है बनाया जाता है। तो यहाँ पर अभी विजया किशोर राहतकर का नाम आपको याद रखना है। तो ये अपॉइंटमेंट इंपॉर्टेंट थी, हमने डिस्कस कर ली है। चलिए बढ़ते हैं अगली इंपॉर्टेंट न्यूज़ के बारे में। ये भी क्या है? एक अपॉइंटमेंट ही है। तो अभ्युदय जिंदल को क्या बना दिया गया है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स। तो यहाँ पर जो हमारा ICC है, ये क्रिकेट वाली ICC की बात नहीं कर रही हूँ मैं, इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स की बात कर रही हूँ। तो यहाँ पर इसके प्रेसिडेंट को बनाया गया है किसको? अभ्युदय जिंदल। अभ्युदय जिंदल जो कि क्या है, अभी MD है जिंदल स्टेनलेस
स्टेनलेस लिमिटेड के, तो अभी प्रेजेंटली में अगर आप देखोगे तो ये जो मैनेजिंग डायरेक्टर है जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड, जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड के एमडी है, और इनको अब क्या बना दिया गया है, इनको अब प्रेसिडेंट बना दिया गया है एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स का, ठीक है। और ये किसको सक्सीड करने वाले हैं, अमिया प्रभु को, ठीक है, जो कि पहले प्रेसिडेंट रह चुके हैं, अब उनका जो टर्म खत्म हो गया, अब इनको जो है बना दिया गया है, किसका नाम, अभ्युदय जिंदल, इनका नाम आपको याद रखना, इट इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट। वहीं पर अगर हम बात करें आईसीसी की, आईसीसी क्या होता है, इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स, तो ये आप देखोगे कि कॉमर्स मतलब क्या होता है, बिजनेस से रिलेटेड। तो ये पूरी जो है एक ऑर्गेनाइजेशन है नेशनल लेवल पर, जिसका काम क्या होता है, जो भी सारे अलग अलग इंडियन बिजनेसमैन हैं उनके इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करना, क्योंकि सारे बिजनेसमैन साथ में आकर सब एक साथ बोलेंगे कुछ समझ नहीं आएगा, तो वी नीड वन बॉडी जो कि सबके इंटरेस्ट को एक साथ जो है सबके मतलब सबके सामने जो है रिप्रेजेंट करे। सो जो बड़े बड़े बिजनेसेस होते हैं वो इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के उसमें जो पार्टिसिपेट करते हैं, सब मिलकर जो है बिजनेसेस को कैसे जो आगे लेके जाया गया, कैसे फ्लरिश कराया जाए, कैसे जो इंटरनेशनल लेवल पर रिप्रेजेंट कराया जाए, वो सब जो है ये सब लोग मिलके करते हैं, ठीक है। तो ये जो है क्या करते हैं, इंगेजेस विद इंडस्ट्री लीडर्स, तो इस आईसीसी जो है बहुत सारे इंडस्ट्री लीडर्स इसके मेंबर होते हैं, पॉलिसी मेकर्स और भी बहुत सारे लोग जो कि जिनका जो है इम्पॉर्टेंट हिस्सा है हमारी इकोनॉमी को आगे ले जाने में, एक इम्पॉर्टेंट रोल है हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ में और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, वो सब लोग इसका हिस्सा होते हैं। क्योंकि भाई इकोनॉमी में हमारे जो बिजनेसेस होते हैं, जो हमारे कॉमर्स से रिलेटेड जो भी सारी इंडस्ट्रीज होती है, उनका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो आईसीसी का काम यही होता है, उन सब लोगों को इंगेज करके रखना, उनके लिए जो है नई नई पॉलिसीज और इनिशिएटिव्स जो है लेकर आना, ठीक है। तो आईसीसी के अब जो है न्यू प्रेसिडेंट का नाम आपको याद रखना है, दैट इज अभ्युदय जिंदल। तो इतनी चीजें क्लियर हो गई है, तो अगली न्यूज पर बढ़े क्या, आसान थी दोनों अपॉइंटमेंट में आपको नाम थोड़ा दिमाग में रखना है। अगली भी अपॉइंटमेंट है, सो स्टार्टिंग में मैंने सारी अपॉइंटमेंट्स ही यहाँ पर ऐड ऑन कर दी है। तो अगली अपॉइंटमेंट अगर आप देखोगे तो यहाँ पर कौन बन गए हैं, चेयरमैन ऑफ वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के, वर्ल्ड के स्टील एसोसिएशन। भाई स्टील आप सभी को पता है कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, आयरन से बनता है स्टील। तो आप देखोगे जो स्टील है, हर चीज में आप देखोगे स्टील का जो है यूज आपको देखने को मिलता है, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में आपको स्टील चाहिए, हमारी डेली यूज में हमें स्टील चाहिए। तो वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के चेयरमैन कौन बन गए हैं, टीवी नरेंद्रन, ठीक है। सो टीवी नरेंद्रन कौन है, ये एमडी एंड सीईओ टाटा स्टील के। अभी हम इनके बारे में जब यहाँ पे आपने रतन टाटा जी की जब आपने डेथ की न्यूज सुनी होगी, तब इनका नाम जो है आपने बहुत बार सुना होगा, टीवी नरेंद्रन, ठीक है। तो टीवी नरेंद्रन जो है क्या बन गए, ये जो एमडी और क्या है सीईओ है टाटा स्टील के, अब इनको जो है बना दिया गया है चेयरमैन ऑफ द वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन का, वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन का चेयरमैन अब इनको बना दिया गया है। और ऐसा मतलब सेकेंड टाइम हो रहा है कि कोई इंडियन इस प्रेस्टिजियस पोजीशन को होल्ड करेगा, ठीक है। तो दिस इज द इंपॉर्टेंट स्टेप, क्योंकि इंडियन मोस्टली क्योंकि वर्ल्ड के लेवल पर है ना, तो इंडियन जो है सेकेंडरी इंडियन है जो इस पोजीशन को होल्ड करने वाले हैं। पहले कौन रह चुके हैं वर्ल्ड स्टील के चेयरमैन, सज्जन जिंदल, सज्जन जिंदल ये जो है चेयरमैन थे जीएसडब्ल्यू, जिंदल जो स्टील ग्रुप है ना, उनके जो है ये क्या थे, उनके जो है चेयरमैन थे। तो ये पहले इंडियन थे जिनको इलेक्ट किया गया था, ठीक है। और अब जो है दूसरे इंडियन कौन बन गए हैं, टीवी नरेंद्रन, टीवी नरेंद्रन का नाम आपको याद रखना, इट इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि अब ये एमडी एंड सीईओ भी है टाटा स्टील के, ठीक है। चलिए आगे चले, आगे अगर हम बात करें आगे अगर हम बात करते हैं कि वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन क्या है, क्योंकि हम जिसके भी बारे में बात करते हैं तो उसके बारे में थोड़ा सा आइडिया हमें होना चाहिए। जैसे अभी हमने आईसीसी के बारे में बात करी है ना, एनसीडब्ल्यू के बारे में बात करी, तो अब वर्ल्ड स्टील के बारे में भी जान लेते हैं। तो नाम से ही पता चल रहा है कि एक ग्लोबल लेवल पर क्या है, ग्लोबल लेवल पर स्टील की एक बॉडी है, मतलब इंडस्ट्री बॉडी है जो कि स्टील के जितने भी प्रोड्यूसर्स है, जितने नेशनल लेवल पर जितनी जितनी कंट्रीज है, उन सबको जो है रिप्रेजेंट करती है। यहाँ पे स्टील रिसर्च इंस्टीट्यूट्स होता है, स्टील के बारे में क्या रिसर्च करनी है, क्या डेवलपमेंट करनी है, ये मिलकर जो है इस वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन में जो की जाती है। ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसको प्रमोट करने में, स्टील इंडस्ट्री को वर्ल्ड वाइड प्रमोट करने में। और कहीं पर भी कहीं चैलेंजेस आ रहे स्टील को लेकर, तो वो भी यहाँ पर जो डिस्कस किया जाता है, मतलब स्टील से रिलेटेड सारी चीजों से, स्टील से रिलेटेड जो भी सारी चीजें होती है, ये वर्ल्ड स्टील ऑर्गेनाइजेशन जो है इसको रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। तो वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन का काम जो है स्टील से रिलेटेड सभी चीजों को जो है मैनेज करना, स्टील के जो प्रोड्यूसर्स है, उनके प्रोड्यूसर कंट्रीज है, उनको मैनेज करना, उनको रिप्रेजेंट करना, रिसर्च करना, कोई चैलेंजेस आ रहे हैं उनको सॉल्व करना, ठीक है जी, इजी पीजी था। आगे चले,
आगे चलते हैं, यहाँ पर अब इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट कौन बन गए हैं? प्रबोवो सुबियांतो। देखो, जो इंटरनेशनल लेवल पर जो प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन होल्ड करते हैं इंपॉर्टेंट हो जाता है, और अगर कोई चेंज आता है तो हमें पता होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडोनेशिया किसको बना दिया गया? प्रबोवो सुबियांतो। नाम याद रखेंगे, प्रबोवो सुबियांतो जो है बन गए हैं। ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडोनेशिया। अब इंडोनेशिया आप सभी को पता है कहां पर है, कौन से कॉन्टिनेंट में? एशिया में है ना। और इसकी कैपिटल क्या है? जकार्ता। बाली वगैरह सुनते हो, बाली, जकार्ता, ये सब जो है इंडोनेशिया में आ जाता है। इट इज लाइक एन आर्चिपेलागो। इंडोनेशिया क्या आर्चिपेलागो है? कलेक्शन ऑफ बहुत सारे आइलैंड्स, इट्स अ कलेक्शन ऑफ आइलैंड्स। सो यहाँ पर इसकी कैपिटल आपको पता होनी चाहिए, जकार्ता इसकी कैपिटल है। वहीं पर इसकी करेंसी हमसे मिलती जुलती है, दैट इज इंडोनेशिया रुपया। सो इसकी करेंसी क्या है? इंडोनेशिया रुपया इसकी करेंसी है। तो आप इसको जो है याद रखेंगे, इसकी कैपिटल। जो भी सारी कंट्रीज न्यूज में रहती है एटलीस्ट उनकी कैपिटल और उसकी जो करेंसी है थोड़ा थोड़ा माइंड में हमें रखनी है। सो इंडोनेशिया की कैपिटल जकार्ता, करेंसी इंडोनेशिया रुपया, और प्रेसिडेंट कौन बन गए हैं? प्रबोवो सुबियांतो। यहाँ पर मैंने फोटो भी लगा दी है। वहीं पर अगर हम आगे बात करें, इंडिया एंड ओमान क्या करवाने वाला है? भाई करवा रहा है और कंक्लूड भी कर चुका है जॉइंट नेवल एक्सरसाइज, नेवी की एक्सरसाइज नसीम अल बहार। तो यहाँ पर आप देखोगे ओमान के साथ हमने पहले भी कुछ एक्सरसाइजेस कराई है और हमने वो बहुत बार डिटेल में डिस्कस करी है पहले कुछ महीनों में। तो फटाफट से बताइए कि हमने और कौन कौन सी एक्सरसाइजेस ओमान के साथ करवाई है। दो एक्सरसाइजेस के बारे में मैंने डिटेल में डिस्कस किया था ऑलरेडी, वी हैव ऑलरेडी दैट हैव बीन कंडक्टेड। बट अब एक और नेवी एक्सरसाइज जो इंडिया और ओमान के बीच में चल रही थी उसको जो कंक्लूड कर दिया गया है गोवा के कोस्ट से थोड़ा सा दूर। तो इसका नाम क्या है? नसीम अल बहार। सो इस एक्सरसाइज का नाम क्या है? नसीम अल बहार। और ये क्या है? एक नेवी एक्सरसाइज है, समुद्र से रिलेटेड एक्सरसाइज है। ठीक है, तो कब से कब तक हुई है ये एक्सरसाइज? अक्टूबर 13 से लेकर अक्टूबर 18 तक ये एक्सरसाइज कंडक्ट करवाई गई है। इसका नाम है नसीम अल बहार। क्या आपको ये याद रहेगा? इजी है, क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं आगे हम बात करेंगे अगली न्यूज हमारी क्या होने वाली है। तो ओमान की कैपिटल आप सभी को पता है, बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं हम, मस्कट। ओ मैन से रिलेटेड मस्कट, मस्चेस, मैंने आपको पहले भी याद कराया था। अच्छा फटाफट से बता दो इसकी करेंसी क्या है? फटाफट से सब लोग मुझे यहाँ पे लाइव चैट में लिखकर बताएंगे इसकी करेंसी क्या होने वाली है। ये भी हमने बहुत बार डिस्कस करी हुई है। सो आप सब लोग मुझे बताएंगे। इतने आगे चलते हैं हम। यहाँ पर अगर थोड़ा सा ये एक और चीज बताई हुई कि ये जो एक्सरसाइज है ना दो फेजेस में होगी, हार्बर फेज और सी फेज। क्योंकि जो पूरी नेवर एक्सरसाइज है, कुछ एक्सरसाइजेस क्या होगी? हार्बर पे होगी, मतलब समुद्र के अंदर जाकर नहीं होगी, समुद्र के बाहर हार्बर पे होगी। बहुत सारी एक्टिविटीज यहाँ पे कंडक्ट कराई जाएगी, टीम बिल्डिंग जिससे हो, एक दूसरे से सीखने को मिले। तो ऐसी कुछ एक्सरसाइज होगी। सी फेज पे मतलब सी के उधर जाके शिप्स में सी में जाएंगे और वहां पर भी जो कुछ एक्सरसाइजेस जो है कराई जाएगी। ठीक है, तो हार्बर फेज और सी फेज में ये एक्सरसाइजेस जो ये नेवी एक्सरसाइज है नसीम अल बहार, ये कंडक्ट करवाई जाएगी। चलिए, तो अब हम जब एक्सरसाइजेस की बात ही कर रहे हैं तो एक और एक्सरसाइज के बारे में बात कर लेते हैं कि इंडियन आर्मी कंडक्ट करवा रहा है एक्सरसाइज स्वावलंबन शक्ति एट बबीना फायरिंग रेंज। सो ये आर्मी की एक्सरसाइज है। अभी जो हमने डिस्कस करी दैट वाज नेवी की एक्सरसाइज है, तो डिफेंस के अंदर ही। तो आर्मी की एक्सरसाइज के बारे में यहाँ पे देख लेते हैं। तो इंडियन आर्मी की इस एक्सरसाइज का नाम क्या है? तो ये जो कंडक्ट करवाई जा रही है इंडियन आर्मी के द्वारा, और इंडियन आर्मी के भी स्पेसिफिकली किस कॉर्प्स के द्वारा कराई जा रही है? सुदर्शन चक्र कॉर्प्स। अलग अलग जो ग्रुप्स होते हैं ना, तो सुदर्शन चक्र कॉर्प्स के द्वारा जो कंडक्ट करवाई जा रही है एक्सरसाइज स्वावलंबन शक्ति। और ये कहां पर करवाई जा रही है? झांसी के पास एक फायरिंग रेंजेस है जिनका नाम है बबीना फील्ड फायरिंग रेंजेस, वहां पर करवाई जा रही है। और ये एक्सरसाइज जो 22 अक्टूबर तक चली है, 17 अक्टूबर को स्टार्ट हुई थी, 22 अक्टूबर तक ये चली। अब इसका मेन पर्पस क्या है? तो इनका मेन पर्पस देखो, जो भी सारी एक्सरसाइजेस कराई जाती है ना, ये इसलिए करवाई जाती है जिससे हम फ्यूचर में अगर कोई वॉर होता है, कुछ होता है, तो उसके लिए हम प्रिपेयर रहते हैं। हम अपनी कंट्री को किस तरीके से बेटर डिफेंड कर सकते हैं, उसके लिए हमें जो है प्रैक्टिस करते रहना पड़ता है। ये थोड़ी जिस दिन जो हमला होने वाला उसी दिन जो है बंदूक उठाएंगे और उस दिन चलेंगे, नहीं भाई। पहले से ही हमें नई नई चीजें सीखनी है, नई नई चीजों को प्रैक्टिस करना है। सो ऐसी एक्सरसाइजेज जो है चलती रहती है। इसका भी मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? आर्मी की कॉम्बैक्ट एबिलिटीज को जो है इनहेंस करना, क्योंकि हमें कैसे कॉम्बैक्ट करना है, कैसे जो है रेडी रहना है। तो यहाँ पर हम न्यू टेक्नोलॉजी
आती रहती है तो उनको चलाना भी तो सीखना होता है ना। कोई नई पिस्टल आई, कोई नई जो है कोई नया बॉम्ब आया, कोई नया जो डिफेंस में हमारा एक नया इक्विपमेंट आया तो उसको चलाना जो है आना चाहिए। तो यहाँ पर जो न्यू टेक्नोलॉजी इक्विपमेंट्स जो आए हैं उनको सीख कर अपनी आर्मी की कॉम्बैट एबिलिटीज को जो है यहाँ पर क्या किया जा रहा है, इनहांस किया जा रहा है। सो फोकसेस ऑन प्रिपेयरिंग आर्मी फॉर फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट सिनेरियोज बाय अडॉप्टिंग एडवांस टेक्नोलॉजी। वही है ना, फ्यूचर में कोई ऐसा सिनेरियो आ जाएगा तो अभी से हम रेडी रहेंगे, अभी से हमें उस टेक्नोलॉजी को यूज करना आएगा तो फ्यूचर में दिक्कत नहीं होगी। पता चले यहाँ पे वॉर चल रहा है, हम वहाँ पे सीख रहे हैं। भाई सीखना उस दिन थोड़ी होता है, एग्जाम वाले दिन थोड़ी पढ़ाई होती है, एग्जाम से पहले पढ़ाई होती है, ठीक है। तो इसलिए जो है ये अलग अलग एक्सरसाइजेज जो है कंडक्ट करवाई जाती है। तो इस एक्सरसाइज का नाम क्या है, स्वलंब शक्ति। स्वलंब शक्ति, अपनी शक्ति पहले से ही प्रिपेयर करके रख रहे हैं। चलिए, तो इतनी चीजें समझ आ गई, आगे चले अगली न्यूज पे। वहीं पर न्यूज पे जाने से पहले मेरा मन था कि मैं एक बार आपको ये इंडिया जो हमारी आर्मी है तो उसके अलग अलग जो कमांड है वो कहाँ कहाँ पर है वो एक बार दिखाना चाहती हूँ। जो हेडक्वार्टर्स है ना वो कहाँ कहाँ पर है, तो एक बार फटाफट से यहाँ पर आप देखिए। तो यहाँ पर आप देखोगे कि हमारे 7 इंडियन आर्मी के कमांड के हेडक्वार्टर्स, तो अगर आप ऊपर जाओगे तो नॉर्दर्न कमांड में हमारे उधमपुर में, नॉर्दर्न कमांड का जो हेडक्वार्टर है यहाँ पर उधमपुर में आपको दिखाई देगा। आर्मी ट्रेनिंग कमांड का आपको शिमला में दिखाई देगा। वेस्टर्न कमांड का आपको चंडी मंदिर में दिखाई देगा। सेंट्रल कमांड आपको लखनऊ में दिखाई देगा। साउथ वेस्टर्न कमांड आपको जयपुर में दिखाई देगा। ईस्टर्न कमांड आपको कोलकाता में दिखाई देगा और सदर्न कमांड आपको पुणे में दिखाई देगा। तो आपको 7 इंडियन आर्मी कमांड्स के हेडक्वार्टर दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। और ये जो सुदर्शन चक्र कॉर्प्स है जो कि इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है इंडियन आर्मी का, स्पेसिफिकली सुदर्शन चक्र कॉर्प्स जो है स्वलंब शक्ति में पार्टिसिपेट कर रहा है। इसको जो है क्या बोला जाता है, इसको ऐसा 21 कॉर्प्स भी जो है कहा जाता है। और ये जो एक स्ट्राइक फॉर्मेशन है जो कि मतलब रेडी रहने के लिए कि जब भी कोई फ्यूचर में कोई सिनेरियो होता है तो हमेशा स्ट्राइक करने के लिए, अटैक करने के लिए रेडी रहते हैं। और इनका हेडक्वार्टर जो है कहाँ पर है, इनका हेडक्वार्टर जो है भोपाल में है। भोपाल, मध्य प्रदेश, भोपाल में इनका हेडक्वार्टर है, ठीक है। और यहाँ पर जो लेफ्टिनेंट जनरल प्रीतपाल सिंह, जनरल ऑफिसर कमांडिंग ऑफ सुदर्शन चक्र कॉर्प्स, वो जो है इस एक्सरसाइज को देख रहे हैं। कौन देख रहे हैं, जनरल प्रीतपाल सिंह जो है इस एक्सरसाइज को पूरा सुपरवाइज कर रहे हैं, ठीक है। तो इतनी सारी चीज हमने डिस्कस कर ली एक्सरसाइज स्वलंब शक्ति के बारे में, तो आई होप आपको याद रहेगी। वहीं पर अगर हम आगे चलते हैं, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ये न्यूज है। आपने प्रवासी भारतीय दिवस के बारे में तो सुना ही होगा, है ना। प्रवासी भारतीय दिवस इस बार जो है ना उड़ीसा होस्ट करवा रहा है, जनवरी 8 से जनवरी 10 तक। क्योंकि आप देखोगे कि 9 जनवरी को हम क्या बनाते हैं, प्रवासी भारतीय दिवस जो है ये बनाते हैं, 9 जनवरी को बनाते हैं। अब क्यों बनाते हैं ये भी मैं आपको बताने वाली हूँ। तो यहाँ पे देखो मेन पर्पस जो है ये है, ये जो आप सभी को पता है कि महात्मा गांधी जी साउथ अफ्रीका से इंडिया आए थे कब, 9 जनवरी 1915 में आए थे, है ना। महात्मा गांधी जी की एंट्री 1915 9 जनवरी को हो गई थी। और उसी दिन को जो है एज अ प्रवासी भारतीय दिवस जो है सेलिब्रेट किया जाता है। जो हमारे लोग हैं, इंडियन कम्युनिटी है जो बाहर रहती है, ठीक है, बाहर रहती है, उनको जो है ऑनर करने के लिए ये डे सेलिब्रेट किया जाता है। तो इस बार क्या किया जा रहा है, उड़ीसा ने रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया कि यार मैं सेलिब्रेट करूंगा, मैं होस्ट करूंगा 18th प्रवासी भारतीय दिवस। तो उड़ीसा ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, तो उन्होंने बोला कि हम ना भुवनेश्वर में ये सेलिब्रेट करेंगे 8 जनवरी से 10 जनवरी तक। इसका 3 दिन तक का जो है सेलिब्रेशन जो है चलने वाला है। और ये जो प्रवासी भारतीय दिवस है कब सेलिब्रेट किया जाता है, 9 जनवरी को। ये डेट आपको याद रखनी है, अक्सर कभी स्टैटिक फैक्ट में पूछ लिया जाए तो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। इसमें हम किसको ऑनर करते हैं, जो हमारी ओवरसीज इंडियन कम्युनिटी है उनका जो कंट्रीब्यूशन रहा है। क्योंकि देखो जरूरी तो नहीं कि इंडिया की डेवलपमेंट में आप इंडिया में रहकर ही एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हो, नो इट्स नॉट लाइक दैट। बाहर भी ऐसे बहुत सारे इंडियंस हैं जो बाहर रहकर इंडिया की डेवलपमेंट में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं, तो उनको भी तो हमें ऑनर करना चाहिए ना। तो जो हमारा पिछले साल जो प्रवासी भारतीय दिवस था वो इंदौर मध्य प्रदेश में जो है सेलिब्रेट किया गया था। इस बार जो है हम भुवनेश्वर उड़ीसा में सेलिब्रेट कर रहे हैं। यहाँ पर जो हमारे इसमें क्या होता क्या है कि जो हमारे इंडिया है और जो हमारे डायस्पोरा है, डायस्पोरा मतलब जो बाहर रह रहे हैं, हमारे इंडिया से अब माइग्रेट होकर बाहर चले गए हैं, तो उनके बीच में आपस में जो है डायलॉग होता है, बातचीत होता है, डिस्कशन होता है, ठीक है। किस तरीके से जो हमारी ये एनआरआईज है, नॉन रेजिडेंट इंडियंस, एनआरआईज हो गए ना, तो ये एनआरआईज जो है और जो इंडिया के ओरिजिन वाले पर्सन है बट अब बाहर रह रहे हैं, वो इंडिया के ग्रोथ में किस तरीके से जो है एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। वो किस तरीके से, जो पैसे वाले लोग हैं वो बाहर जो रह रहे हैं वो हमारे इंडिया में किस तरीके से इन्वेस्ट कर सकते
सकते हैं। तो इन सब चीज़ों के ऊपर जो है डिस्कशन किया जाता है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है जो इंडिया वाले लोग हैं वही इंडिया की ग्रोथ में और डेवलपमेंट में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं, बाहर के लोग भी तो कर सकते हैं। तो ये इसलिए जो है ये करवाया जाता है। तो आई होप इतना समझ आ गया, इजी था। आगे चले तो यहाँ पर अगर हम आगे बात करेंगे तो एक नई रिपोर्ट के बारे में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं, 2024 इकोनॉमिक फ्रीडम ऑफ द वर्ल्ड रिपोर्ट। तो इसमें अगर हम देखें तो इंडिया जो है 84th पोजीशन पर आ गई है। बट आखिरकार ये रिपोर्ट है क्या, हमारी इंडिया 84th पोजीशन पे क्यों है, तो ये सारी चीजें जो डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अगर आप देखोगे कि ये जो रिपोर्ट है इसका नाम क्या है, इकोनॉमिक फ्रीडम ऑफ द वर्ल्ड रिपोर्ट, कि भाई ये कंट्री के पास कितनी इकोनॉमिक फ्रीडम है, ये जो है रिपोर्ट है इस बारे में। तो इंडिया जो है 84th नंबर पे है अगर हम इकोनॉमिक फ्रीडम की बात करें। तो ये रिपोर्ट जो है बनाई जाती है कनाडा के फ्रासर इंस्टीट्यूट के द्वारा, कनाडा के फ्रासर इंस्टीट्यूट के द्वारा बनाई जाती है। तो यहाँ पर जो है बहुत सारी कंट्रीज को ध्यान में रखकर जो है देखा जाता है, जैसे 165 कंट्रीज को यहाँ पे ध्यान में रखा, और इन पांच की एरियाज के बेसिस पर इनको जज किया जाता है और फिर इनके हिसाब से उनको रैंकिंग दी जाती है। आप बोलोगे मैम ये 5 की एरियाज कौन से है जिसके अकॉर्डिंगली इनको जो है रैंकिंग दी जाती है कि हमें 84th रैंकिंग दी गई है। तो सबसे पहले अगर हम देखते हैं कि जो हर एक कंट्री की गवर्नमेंट का साइज कितना है, गवर्नमेंट जो कितना स्पेंड करती है, कितना टैक्स लगाती है, कितना रेगुलेट करती है, गवर्नमेंट किस तरीके से वर्क करती है, सबसे पहली चीज ये देखी जाती है। प्रॉपर्टी राइट्स, जैसे लोगों के पास जो प्रॉपर्टी राइट्स है उनको कितना प्रोटेक्शन मिला हुआ है, किस तरीके से अगर कोई डिस्प्यूट्स होते हैं तो उनको कैसे सॉल्व किया जाता है, लीगल इन्फोर्समेंट कितनी है, तो लीगल स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टी राइट्स को भी यहाँ पे ध्यान में रखा जाता है। वहीं पर करेंसी की स्टेबिलिटी कितनी है, जैसे अगर हर एक कंट्री की जो करेंसी है वो कितनी स्टेबल है, इन्फ्लेशन रेट क्या रहता है कंट्री का। वहीं पर ट्रेड ओपननेस कितनी है, हर एक कंट्री कितना ट्रेड ओपन इकोनॉमी है, कितना जो है ट्रेड अलाउ करती है, कितना इंपोर्ट करे, कितना एक्सपोर्ट करे, कितने बैरियर्स लगा रही है। वहीं पर कितना जो है आप देखोगे इवैल्यूएट द रेगुलेटरी एनवायरनमेंट फॉर बिजनेसेस एंड लेबर मार्केट, मतलब कि कितना बिजनेस जो है यहाँ पर कितना ग्रो कर रहे हैं, कितनी मार्केट ओपन है बिजनेसेस के लिए, है ना, क्रेडिट के लिए, और लेबर यहाँ पे कितना बेटर तरीके से रेगुलेट किया जा रहा है। तो ये 5 चीजें ध्यान में रखकर जो है ये पूरी जो इकोनॉमिक फ्रीडम ऑफ द वर्ल्ड रिपोर्ट है बनाई गई है कनाडा के द्वारा, और इसमें इंडिया जो है 84th पोजीशन पर है। इंडिया कौन सी पोजीशन पे है, 84th पोजीशन पे है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखोगे हमारी रैंकिंग इंप्रूव हुई है, पहले हम 87th रैंक पे थे लास्ट ईयर और थोड़ा सा इंप्रूव होकर अब हमारी रैंकिंग 84th नंबर पर आ गई है। टॉप नंबर पे कौन सी है, हांगकांग यहाँ पर टॉप पे है भाई, हांगकांग इज ऑन टॉप, फॉलोड बाय सिंगापुर एंड देन स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड तो आप सभी को पता है भाई, सिंगापुर और स्विट्जरलैंड ये दोनों हमेशा कोई भी रिपोर्ट हो हमेशा आपको ये मोस्टली टॉप पे ही मिलेंगे, है ना। तो हांगकांग यहाँ पे वैसे फर्स्ट नंबर पे है, फॉलोड बाय सिंगापुर एंड स्विट्जरलैंड, एंड इंडिया इज ऑन 84, थोड़ा सा इंप्रूवमेंट हुई है। चाइना जो है 104th नंबर पे है, रशिया जो है 109th नंबर पे है। सो आपको इंडिया की रैंक याद रखनी है, दैट इज 84th नंबर पर है हम चाइना और रशिया से, इस चीज में तो आगे, इकोनॉमिक फ्रीडम की बात करें तो उसमें हम आगे है, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रहेगी, क्लियर है, ओके। तो यहाँ पर अगर हम बात करें अगले एक और इम्पॉर्टेंट इंडेक्स की, तो ये भी रैंकिंग से रिलेटेड है कि ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, इसमें जो है कुछ हाइलाइट्स है 2024 की जो इंडेक्स निकाली गई है, और इसमें जो है ये मोस्टली जो है पता चला है कि बहुत सारी ऐसी कंट्रीज है जहाँ पर बहुत एक्सट्रीम पॉवर्टी है, एक्यूट पॉवर्टी है भाई, एक्यूट गरीबी है, लोग जो है बहुत गरीब है। तो एक बार फटाफट से देख लेते हैं कि कितनी कंट्रीज में इन्होंने जो ये पूरा इंडेक्स निकाला है, रैंकिंग निकाली है, और इंडिया के क्या हाल है ये भी देख लेते हैं। सो ये जो अगर आप देखोगे रिपोर्ट है ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स 2024, इन्होंने जो है जो 100 डेवलपिंग कंट्रीज है, डेवलपिंग कंट्रीज को लिया जो कि डेवलप्ड नहीं है, अभी डेवलपिंग वाले स्टेज में है, तो वहां पर कितनी गरीबी है, एक्यूट पॉवर्टी कितनी है उसको जो है मेजर किया है। और इन्होंने जो इस साल की थीम क्या रखी है, पॉवर्टी अमिड कन्फ्लिक्ट, मतलब भाई कन्फ्लिक्ट के टाइम पीरियड में भाई पॉवर्टी कितनी है, गरीबी कितनी है, पॉवर्टी अमिड कन्फ्लिक्ट इन्होंने जो है रखा है। और ये जो पूरी रिपोर्ट है ये इंपॉर्टेंट है कि पब्लिश किसके द्वारा कराई जाती है, वेरी इंपॉर्टेंट, आप याद रखेंगे इसको ज्वाइंटली पब्लिश कराया जाता है, जो हमारा यूएनडीपी है ना, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम,
इन ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव OPHI। तो दिस इज इंपॉर्टेंट क्योंकि यहाँ पे UNDP एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, तो भाई UNDP इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है, क्योंकि आप देखते हो जो हमारा बहुत सारे और भी जो इंडेक्सेस होते हैं वो UNDP के द्वारा जो है निकाले जाते हैं। फटाफट से बताओ ऐसा कौन सा एक बहुत इंपॉर्टेंट इंडेक्स है जो कि UNDP के द्वारा जो है पब्लिश किया जाता है, किसी को पता है? कौन सा एक और इंडेक्स है जो UNDP के द्वारा पब्लिश किया जाता है? क्योंकि ये तो इंपॉर्टेंट हो गया, UNDP की फुल फॉर्म भी पता होनी चाहिए, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है। तो इसको जो सबसे पहले तो वैसे 2010 में लॉन्च किया गया था। इस बार इसकी जो है आप देखोगे थीम पॉवर्टी अमिड कन्फ्लिक्ट है। वहीं पर अगर हम आगे बात करें तो MPI ये जो निकाली जाती है, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स निकाली जाती है, तो बहुत सारे इंडिकेटर्स ध्यान में रखकर ही तो हम किसी कंट्री को रैंक करेंगे ना यार। तो यहाँ पर 10 इंडिकेटर्स देखे जाते हैं। हेल्थ क्या है, चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट क्या है, बच्चों का न्यूट्रिशन क्या है, एजुकेशन कितने बच्चे स्कूल जा रहे हैं, कितने बच्चे स्कूल से ड्रॉप आउट कर रहे हैं, कितने बच्चे स्कूल अटेंड कर रहे हैं, लिविंग स्टैंडर्ड क्या है, क्या लोगों को पानी मिल रहा है, सैनिटेशन मिल रहा है, इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है, खाना बनाने के लिए फ्यूल मिल रहा है, हाउस मिल रहा है, एसेट्स मिल रहे हैं। तो ये सारी चीजें ध्यान में रखकर जो है यहाँ पे रैंकिंग दी जाती है। और यहाँ पर इसके इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर हमें पता चलता है कि ऐसी कौन सी कंट्रीज है जहाँ पे सबसे ज़्यादा पॉवर्टी है। तो इंडिया भाई यहाँ पर टॉप नंबर पे आपको दिखाई दे रही है। तो ये दिस इज़ नॉट द थिंग दैट वी आर प्राउड ऑफ, बट वही है कि इसको इम्प्रूव करने में काफ़ी टाइम लगेगा एंड वी आर ट्राइंग, है ना। सरकार भी जो है कोशिश कर रही है कि किसी तरीके से, क्योंकि देखो गरीबी एक सबसे बड़ा इशू है, गरीबी जो है सॉल्व होगी तो बाकी इशूज तो धीरे धीरे सॉल्व हो जाएंगे। इंसान के पास पैसा होगा तो भाई वो स्कूल भी जाएगा, भाई वो अच्छा खाएगा भी, अच्छा सैनिटेशन भी रहेगा, साफ सुथरा भी रखेगा अपने को। तो सबसे बड़ा जो हमारा इंपॉर्टेंट जो गोल है अभी वो है पॉवर्टी को खत्म करना, ठीक है। तो यहाँ पर कंट्रीज विद हाईएस्ट पॉवर्टी में इंडिया के पास 234 मिलियन लोग जो है पुअर है, पाकिस्तान में 93 मिलियन। अब भाई पॉपुलेशन भी ज्यादा है तो ये भी एक फैक्टर है यहाँ पर कि इंडिया जो सबसे ऊपर है। इथियोपिया पे 86 मिलियन, नाइजीरिया में 74 मिलियन, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो में 66 मिलियन। तो ये कुछ कंट्रीज है जहाँ पर सबसे ज्यादा एक्यूट पॉवर्टी जो है देखने को मिलती है। वहीं पर अगर हम आगे चलते हैं, एक इम्पॉर्टेंट अवार्ड है जो कि यहाँ पे किसको दिया गया है, मोहन जी को। तो यहाँ पे आप देखोगे ये मोहन जी कौन है, ये एक बहुत ही जाने वाले ह्यूमैनिटेरियन और स्पिरिचुअल लीडर है, लोगों के लिए काम करते हैं, स्पिरिचुअल लीडर है। इनको जो है 2024 का ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड, भाई क्योंकि इन्होंने ह्यूमैनिटी के लिए बहुत काम किया है, लोगों को सही दिशा दिखाने के लिए एक इंपॉर्टेंट काम किया है, दैट्स वाई इनको जोहान्सबर्ग में क्या दे दिया गया है, ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड दे दिया गया है। इनका नाम आपको याद रखना है, नाम का क्या है, मोहन जी। अब ये अवार्ड कहां पर दिया गया है, ये अवार्ड जैसे कि मैंने बताया कि जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में, जोहान्सबर्ग कहां पे, साउथ अफ्रीका में है। और 9th कॉन्शियस कंपनीज अवार्ड के अंदर इनको जो है ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड दिया गया है। ये अवार्ड क्यों दिया गया है, मैंने आपको बताया ना कि ह्यूमैनिटेरियन लोगों के लिए इन्होंने जो ग्लोबल लेवल पर बहुत ज्यादा काम किया है, लीडरशिप पोजीशन में काम किया है और सोसाइटी में बहुत सारे ऐसे अपना जो छाप छोड़ा है, ठीक है। तो दैट्स वाई इनके इस कंट्रीब्यूशन के लिए इनको ये अवार्ड दिया जा रहा है। नाम आपको याद रखना है, मोहन जी। 6 कॉन्शियस कंपनीज अवार्ड यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, ह्यूमैनिटेरियन वाली कैटेगरी में इनको ये अवार्ड दिया गया है, ठीक है। वहीं पर अगर हम आगे चले तो यहाँ पर आप आगे देखोगे तो एक और अपॉइंटमेंट यहाँ पर मैंने मेंशन करी है कि विक्रम देव दत्त को क्या बना दिया गया है, मिनिस्ट्री ऑफ कोल का न्यू सेक्रेटरी जो है बना दिया गया है। सो यहाँ पर आप देख रहे हैं विक्रम देव दत्त इनका नाम है, ठीक है। इनको बना दिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ कोल का न्यू सेक्रेटरी। तो जो भी सारी अपॉइंटमेंट्स मैं बता रही हूँ प्लीज अपने माइंड में रखिएगा। पहले ये क्या रह चुके हैं, पहले ये जो है डायरेक्टर जनरल रह चुके हैं DGCA के, दैट इज डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन के, जो है ये DG रह चुके हैं, डायरेक्टर जनरल रह चुके हैं। बट अब इनको जो है न्यू सेक्रेटरी बना दिया गया है, किसका, मिनिस्ट्री ऑफ कोल का। ये किसको रिप्लेस करने वाले हैं, VL कांथा राव को, ठीक है, जो भी जो है मिनिस्ट्री ऑफ चार्ज के लिए एडिशनल चार्ज जो है हेल्प कर रहे थे, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ माइंस है, बट वो एक्स्ट्रा जो है संभाल रहे थे मिनिस्ट्री ऑफ कोल। तो अब उनके ऊपर से रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली गई है कि ठीक है भाई आप मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के ऊपर ही फोकस करो। और अब जो ये आपका जो आप पहले एक एडिशनल चार्ज जो है संभाल रहे थे वो अब कौन संभाल लेगा, वो अब जो है संभाल लिया जाएगा विक्रम देव दत्त के द्वारा। किसके द्वारा संभाल लिया जाएगा, विक्रम देव दत्त के द्वारा जो है संभाल लिया जाएगा। सो आई होप इतनी चीजें क्लियर हो गई। चलिए, तो इतनी चीजें क्लियर हो गई तो आगे बढ़ते हैं। सो हमने विक्रम देव दत्त का भी आपको नाम याद रखना, जितने भी सारी अपॉइंटमेंट्स है सबका आप नाम याद रखने की कोशिश करेंगे। आगे चलते हैं, आगे अब हम बात करेंगे एक और अवार्ड की। तो यहाँ पर आप देख रहे हो इनका नाम है रघुपति भट्ट, ठीक है। तो मैसूरू आर्टिस्ट
मैसूरू आर्टिस्ट रघुपति भट्ट को क्या मिल गया है, एक बहुत ही फेमस अवार्ड मिला है, दैट इज कालिदास सम्मान। सो यहाँ पर आप देखोगे ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, मैसूरू से बिलोंग करते हैं। वहाँ के एक बहुत ही बड़े जो है पेंटर है बहुत बड़े, पेंटिंग में इनका काफ़ी ज़्यादा योगदान रहा है। तो इनके अपने पेंटिंग में कंट्रीब्यूशन के लिए इनको क्या दिया गया है भाई, कालिदास सम्मान दिया गया है 2023 का। इनका नाम आपको याद रखना है, रघुपति भट्ट। कहाँ से आई है बहुत बड़े फेमस आर्टिस्ट, ये है मैसूरू से, ठीक है। अब इसमें आप देखोगे ये अवार्ड किसके द्वारा दिया जाता है, मध्य प्रदेश के द्वारा अवार्ड जो है दिया गया है। इसमें 5 लाख का कैश प्राइज है और ऊपर से जो साइटेशन भी दी जाएगी, इनको पूरा लिख के भी दिया जाएगा कि हाँ यार इनको अवार्ड मिला है। तो कैश प्राइज मिला है इनको 5 लाख का, वहीं पर जो है इनको एक साइटेशन भी दी जाएगी। इनको जो है यहाँ पे उज्जैन में जो है ना नवंबर में एक सेरेमनी होगी, उसमें जो अवार्ड दिया जाएगा। अभी अनाउंस तो कर दिया गया बट यार सबके सामने दिया जाएगा तो एक अच्छी फीलिंग आएगी ना। तो एक सेरेमनी भी कंडक्ट करवाई जा रही है जहाँ पे इनको जो है अवार्ड मिलेगा, ठीक है। अब इनको ये अवार्ड क्यों दिया जा रहा है, ऐसा इन्होंने पेंटिंग के फील्ड में ऐसा क्या काम किया है, तो कहा जाता है जो गंजीफा मिनिएचर पेंटिंग होती थी, गंजीफा इसमें ना थोड़े माइथोलॉजिकल टाइप ऑफ पेंटिंग होती है। मिनिएचर पेंटिंग ही होती है, छोटे छोटे पेजेस पे जो इसको पेंट किया जाता है, बट भगवान की डिवोशनल पेंटिंग होती है ये गंजीफा पेंटिंग। और ये जो है आप देखोगे कि इस पेंटिंग को रिवाइव करने के लिए ना इनको जो है क्या दिया जाता है, इनको क्रेडिट दिया जाता है। आगे मैं दिखाऊंगी भी, आई थिंक मैंने ऐड भी करी है गंजीफा की जो है पेंटिंग, मैंने यहाँ पे ऐड भी किया आपके लिए, तो मैं एक बार दिखा देती हूँ, शायद एक बार देखने दो। आई थिंक मैंने ऐड करी तो थी बट फिर भी एक बार मैं देख लेती हूँ। नहीं, मैंने खुद देखी थी गंजीफा पेंटिंग, बट मैं यहाँ पे सॉरी मैं फोटो ऐड करना भूल गई, वरना आपको भी दिखाती। बड़ी सुंदर पेंटिंग होती है, मोस्टली जो भगवानों की पेंटिंग होती है। सो गंजीफा मिनिएचर पेंटिंग को रिवाइव करने के लिए ना इन्होंने एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, क्योंकि ये जो पेंटिंग है ना धीरे धीरे जो है एक्सटिंक्ट होती जा रही थी, लोग इस टाइप की पेंटिंग जो है बना नहीं रहे थे, बट इन्होंने एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया इसको रिवाइव करने में कि हाँ यार ये आर्ट जो है हमारी लूज नहीं होनी चाहिए। दैट्स वाई इनको जो है गंजीफा भट्ट भी कहा जाता है। इनका नाम क्या है, इनका नाम जो है रघुपति भट्ट है, बट इनको गंजीफा भट्ट भी कहा जाता है बिकॉज इन्होंने इस पेंटिंग को रिवाइव करने में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। दैट्स वाई इनको कालिदास सम्मान भी दिया जा रहा है। वहीं पर हम आगे बात करें तो यहाँ पर आप सभी ने सुना होगा कि भाई उड़ीसा में एक साइक्लोन आया, ठीक है। साइक्लोन जो है आया है, इसका नाम क्या है, दाना। क्या है, दाना दाना दाना। इसकी विंड की स्पीड भी आप देख रहे हो बहुत ज्यादा है, 100 to 120 किलोमीटर पर आवर। और ये कहाँ पर आया है, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल के ऊपर इसका इम्पैक्ट जो है हमें देखने को मिला। तो उड़ीसा और वेस्ट बंगाल के ऊपर इनका इम्पैक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे हुआ क्यों है, जैसे कि मैंने बहुत बार क्लासेस में समझाया कि भाई देखो साइक्लोन्स कब आते हैं, जब एक लो प्रेशर एरिया क्रिएट हो जाता है। तो यहाँ पर आप देखोगे हमारे बे ऑफ बंगाल में यहाँ पर क्या क्रिएट हो गया था, लो प्रेशर एरिया क्रिएट हो गया था, जिसकी वजह से आसपास के रीजन से सारी विंड्स जो है अट्रैक्ट होकर यहाँ पर आ गई, भवंडर बन गया। तो यहाँ पर जो है साइक्लोन देखने को मिला, ठीक है। और ये जो नाम है दाना इस साइक्लोन का किसके द्वारा दिया गया, कतर के द्वारा जो ये नाम दिया गया है। सो कौन से साइक्लोन आया उड़ीसा में दाना साइक्लोन जो है यहाँ पर देखने को मिला है। तो बस यहाँ पर आपको इतनी सी चीज याद रखनी है। वहीं पर अगली न्यूज पे चलते हैं। अगली न्यूज है असम से रिलेटेड, दैट इज मिशन वसुंधरा 3.0। क्या नाम है इसका, मिशन वसुंधरा 3.0 को लॉन्च किया गया है असम में। किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, असम के चीफ मिनिस्टर हिमंता बिस्वा शर्मा के द्वारा गुवाहाटी में, असम में गुवाहाटी में जो है इसको लॉन्च किया गया है। मैं बोलोगे मैम इसका मेन पर्पस क्या है, देखो भाई ये जो वसुंधरा 3.0 मिशन है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव है जो कि वहां के रहने वाले जो लोग हैं, इंडिजीनियस पीपल है, उनको हमें लैंड राइट्स प्रोवाइड करने। भाई जिसकी जमीन हो उसके पास जो उसका हक हो, जमीन के ऊपर भाई सबका अधिकार है, सबको अपनी अपनी जमीन का अधिकार है। तो यहाँ पे इंडिजीनियस पीपल को लैंड राइट्स प्रोवाइड करने के लिए ये वसुंधरा 3.0 मिशन लॉन्च किया गया है। इसमें आप देखोगे क्या इनका प्लान ये है कि जो भी सारी लैंड से रिलेटेड सर्विसेज है उसको यार डिजिटाइज कर दे, हर चीज है डिजिटल वे में। क्योंकि आजकल यार कौन पेपर वेपर में कोई भी रिकॉर्ड्स आजकल कहाँ ही मैनेज हो रहे हैं, सब कुछ जो डिजिटाइज हो रहा है, ऑनलाइन हो रहा है। सारे जो है मैप्स जो है पब्लिश कर दिए जाए प्रॉपर, जिससे जो है सब लोग अपने मोबाइल में ही देख पाए कि हमारा ज़मीन कौन सी है। तो सारे पब्लिक के बेनिफिट के लिए मैप्स को भी जो पब्लिश कर दिया जाए। तो यहाँ पर आप देखोगे कि
इसमें इनरोल करने के लिए, जैसे अगर आप इसमें इनरोल करना चाहते हो ना, देखो एप्लीकेशन डेट्स जो है ओपन है, माई लैंड माई राइट्स। तो इसमें इनरोल करने के लिए बस ये है कि आपको जो है दिखाना होगा कि आप 3 जनरेशन से आपकी ये ज़मीन, तीन आप आपके दादा आपके परदादा जो है इसी ज़मीन पर जो है यूज़ करते हुए आए हैं, तो इससे जो है ये प्रूव हो जाएगा कि भाई आपकी ज़मीन है। हाँ, से एक्सेप्शन यहाँ पे दिए गए कि इनको ये प्रूव करने की जरूरत नहीं है। एलिजिबिलिटी SC हो गए, ST हो गए, टी ट्राइब्स हो गए, जो टी वहाँ पे ट्री ट्राइब्स हो गए, बहुत सारे टी असम में तो आप सभी को पता है कि भाई बहुत ज़्यादा जो टी की कल्टीवेशन चलती है, तो टी ट्राइब्स हो गए, गोरखाज हो गए, तो उनके लिए ये एक्सेप्शन है कि उनको प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। बट जो बाकी लोग हैं उनको जो है अपनी 3 जनरेशन ऑफ एंसेस्ट्री जो प्रूफ करना होगा, तब जाकर उनको ये लैंड जो है अलॉट होगा। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है। मिशन वसुंधरा 3.0 को लॉन्च किया गया है असम में। वहीं पर अगर हम आगे बात करें, एक और इम्पॉर्टेंट यहाँ पे पोर्टल लॉन्च किया गया है जिसका नाम है ई श्रम वन स्टॉप सॉल्यूशन। तो यहाँ पर आप देखोगे हमारे यूनियन लेबर मिनिस्टर जो है, यूनियन लेबर मिनिस्टर कौन है? मनसुख मंडाविया। मनसुख मंडाविया के द्वारा जो है लॉन्च किया गया है ई श्रम वन स्टॉप सॉल्यूशन। अब ये किसके लिए लॉन्च किया गया है? तो टारगेट ग्रुप इसमें अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स, जो फैक्ट्रीज में लेबर की तरह जो काम करते हैं, जो अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स होते हैं, उनके लिए जो है ये पोर्टल, ये पूरा जो एक वन स्टॉप सॉल्यूशन ई श्रम जो है लॉन्च किया गया है। इसमें यही है कि यार ये जो अनऑर्गेनाइज्ड लेबर्स है, इनको भी जो है पूरी प्रॉपर छुट्टी, प्रॉपर हेल्थ केयर, इन सब का अधिकार है। तो यहाँ पर इस वन ई श्रम में क्या किया जाएगा? उनके सारे सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स उनको जो है प्रॉपर तरीके से प्रोवाइड की जाएगी। तो ये ई श्रम पोर्टल को लॉन्च किया गया है। वैसे अगर आप देखोगे पहले ही लॉन्च कर दिया गया था 26 अगस्त 2021 में। 30 करोड़ रजिस्ट्रेशन हुए हैं 3 ईयर में। तो अब फाइनली जो है अब इसको जो है हम इम्प्लीमेंट करने की यहाँ पे कोशिश की जाएगा। जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ लेबर है, तो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ये पूरी कोशिश कर रही है कि जो हमारे अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स है उनको भी जो है पूरी प्रॉपर सोशल सिक्योरिटी जो है प्रॉपर तरीके से मिले। इसलिए जो है इन्होंने ई श्रम वन स्टॉप सोल्यूशन जो है लॉन्च कर दिया है। वहीं पर अगर हम आगे बात करें, अगली इंपॉर्टेंट न्यूज, भाई इजिप्ट को क्या डिक्लेयर कर दिया गया है? मलेरिया फ्री। मलेरिया भैया आप सभी को पता है किससे होता है? भाई मच्छर काट लेते हैं, मलेरिया हो जाता है। और काफ़ी ज़्यादा आप देखोगे कि थोड़ा जब मौसम चेंज होता है इस टाइम पीरियड में डेंगू मलेरिया आपको बहुत ज़्यादा जो है देखने को मिलते हैं। सो इजिप्ट ने डिक्लेयर कर दिया कि हमारे यहाँ पे कोई मलेरिया नहीं है, अब मलेरिया फ्री डिक्लेयर कर दिया गया है WHO के द्वारा। ठीक है, तो एक इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे 44 कंट्रीज एंड 1 टेरिटरी नाउ सर्टिफाइड एज मलेरिया फ्री। और ऐसा इजिप्ट पहला ही देश नहीं है, और भी ऐसे देश है जिन्होंने अपने आप को मलेरिया फ्री जो है डिक्लेयर कर दिया गया है। इंडिया में तो अभी भी दिख जाता है, तो इंडिया में तो अभी नहीं है मलेरिया फ्री, बट और कुछ कंट्रीज है जहां पे मलेरिया फ्री डिक्लेयर कर दिया गया है। वहीं पर आगे चलते हैं कि और इंपॉर्टेंट न्यूज, जैसे ICC विमेन्स T20 वर्ल्ड कप चला था, तो भाई उसमें जो है न्यूजीलैंड ने जो अपनी पहली बार जो है वो इस कप को जीत गई है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे न्यूजीलैंड ने किसको हरा दिया है? साउथ अफ्रीका को यहाँ पर इन्होंने हरा दिया दुबई के इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में, जो विमेन का जो है T20 वर्ल्ड कप चल रहा था। और उसमें न्यूजीलैंड की जो विमेन टीम है उन्होंने अपना पहला कप जीत लिया। अभी तक वो जीते नहीं थी, तो पहला कप जीत लिया, भाई खुशी की बात है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे वैसे ये जो वर्ल्ड कप, ये जो इनका जो वर्ल्ड कप है ये होने वाला था बांग्लादेश में, बट बांग्लादेश में आप सभी को पता है कि कितनी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी चल रही है ना, जिसकी वजह से जो है इस पूरे को मूव कर दिया कि यूएई में करवा लो भाई, उधर के स्टेडियम में करवा लो। तो फाइनली जो है वहां पर करवाया गया और न्यूजीलैंड जो है यहाँ पे जीत गई है साउथ अफ्रीका को हराकर। यहाँ पर एमेलिया कर जो है उनको जो है प्लेयर ऑफ द फाइनल एंड द प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट जो है घोषित किया गया है। अमेलिया केर, तो नाम आपको याद रखना है किसको जो है बना दिया गया, प्लेयर ऑफ द फाइनल एंड द प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट एमेलिया कर को जो है बना दिया गया है। सो ये वाली चीज भी आपको अपने माइंड में रखनी है। आगे चलते हैं, अगली इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स से रिलेटेड न्यूज, दैट इज दीपिका कुमारी जो है क्या जीत गई है? उन्होंने जो है सिल्वर मेडल जीत लिया है मैक्सिको में। ठीक है, और कौन से स्पोर्ट्स में? आर्चरी में, तीरंदाजी में जो है भाई इन्होंने जीत लिया है। ठीक है, तो इनका जो है ये 6th मेडल है आर्चरी वर्ल्ड कप सीरीज में। आर्चरी जो वर्ल्ड कप सीरीज चल रही है इसमें उनका ये 6th मेडल है। तो आपको इनका नाम याद रखना है, कौन से स्पोर्ट्स से ये रिलेटेड है, थोड़ा ये भी माइंड में रखना है। तो नाम इनका क्या है? दीपिका कुमारी, और इनको जो है 6वां मेडल मिल गया है। अभी जो पूरा जो आर्चरी वर्ल्ड कप सीरीज चल रही है ना, उनका 6th मेडल जो है मिल गया है। वहीं पर अगर हम आगे चले तो एक और इम्पॉर्टेंट अपॉइंटमेंट इंटरनेशनल लेवल पर, कि भाई अभी हमने इंडोनेशिया की भी देखी थी, तो यहाँ पर अब हम वियतनाम की देख रहे हैं। ऐसे वियतनाम के भी नए प्रेसिडेंट अपॉइंट कर दिए गए हैं। और किसको अपॉइंट किया गया है वियतनाम के न्यू प्रेसिडेंट? लुअंग
क्वांग को, किसको अपॉइंट किया गया है? लुअंग क्वांग को जो है यहाँ पर न्यू प्रेसिडेंट अपॉइंट किया गया है वियतनाम का। तो आप याद रखेंगे लुअंग क्वांग। लुअंग क्वांग ये क्या है? एक मिलिट्री जनरल है जो कि अब एक नए प्रेसिडेंट बन गए हैं वियतनाम के। किसको रिप्लेस करेंगे? तोलाम को रिप्रेजेंट करेंगे। तो लुअंग, लुअंग, लॉन्ग कॉन्ग, लॉन्ग कॉन्ग, लॉन्ग चलने वाले हैं ये, लॉन्ग 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 कॉन्ग कॉन्ग कॉन्ग। ठीक है, तो इस तरीके से याद रख लेना। और इसकी कैपिटल आप सभी को पता होगी, वियतनाम की कैपिटल, आजकल बहुत लोग यहाँ पे घूमने जा रहे हैं, हनोई। हनोई जाते सबसे पहले घूमने, है ना। और इसकी करेंसी क्या है? वियतनामीज डोंग। वियतनामीज डोंग इसकी जो है करेंसी है। कैपिटल इसकी हनोई है, करेंसी आप इसकी याद रखेंगे डोंग इसकी करेंसी है। लॉन्ग कॉन्ग डोंग, लॉन्ग कॉन्ग डोंग। तो ये आप सारे जो राइमिंग कर रहे हैं, लॉन्ग कॉन्ग डोंग। ठीक है, तो आप इसको जो है थोड़ा माइंड में रखने की कोशिश कीजिए। वियतनाम हो गया, इंडोनेशिया हो गया। वहीं पर आगे चले तो आगे अगर आप देखोगे एक और हम मिलिट्री एक्सरसाइज की यहाँ पे बात कर रहे हैं कि जो इंडियन कोस्ट गार्ड है ना, क्योंकि ये भी हमारे डिफेंस के अंदर आता है। तो वो जो सेकंड एडिशन ऑफ सागर कवच एक्सरसाइज जो है करवा रहे हैं। सागर कवच एक्सरसाइज का सेकंड एडिशन जो है करवाया जा रहा है इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा। किसके द्वारा? इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा। कब से कब करवाया गया है ये? 16 से 17 अक्टूबर। कहाँ पर? गुजरात हो गया, गुजरात के कोस्ट पे, और जो दमन एंड दीव हमारी यूनियन टेरिटरीज है उसके कोस्ट पर जो है ये करवाया जा रहा है। वैसे देखा जाए तो पहला सागर कवच एक्सरसाइज जो है 2024 का पहले जुलाई में करवा लिया गया था। अब जो है, और वो जो है आंध्र प्रदेश के कोस्ट पे कराया गया था, दूसरी ऑपोजिट साइड कराया गया था। और इसका जो सेकंड एडिशन है सागर कवच का अभी जो है करवाया जा रहा है वो जो है गुजरात और दमन दीव पे, मतलब बिल्कुल ऑपोजिट साइड पर करवाया जा रहा है। तो इसमें कौन कौन पार्टिसिपेट करते हैं भाई? बहुत सारे लोग पार्टिसिपेट करते हैं। जो हमारी स्टेट पुलिस है, स्टेट लेवल पर जो पुलिस होती है, इंडियन नेवी, मरीन पुलिस, मरीन लेवल पे भी पुलिस होती है, नेवी तो होती है बट पुलिस भी होती है ना। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, गुजरात मैरीटाइम बोर्ड, इंटेलिजेंस ब्यूरो एंड पोर्ट अथॉरिटीज, तो ये सब लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो भाई ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। सागर कवच एक्सरसाइज कहाँ पर हो रही है ये पता होना चाहिए। ठीक है, सेकंड एडिशन इसका कहाँ पर हो रहा है। वहीं पर अगर हम आगे चले, यहाँ पर अगर हम बात करेंगे COP 16 के बारे में, तो आप बोलोगे मैम COP 26, 27 ये सब भी तो आ चुके हैं, तो आप COP 16 के बारे में क्यों बात कर? देखो अलग अलग जो COPs होते हैं उनके जो नंबर्स होते हैं वो अलग अलग इश्यूज के बारे में डील करते हैं। तो मोस्टली जो आप COP 26 ये वगैरह ये जो सुनते हो वो मोस्टली क्लाइमेट चेंज के बारे में जो डील करते हैं। तो ये जो COP 16 है, 15 है, ये मोस्टली किसके बारे में डील करते हैं? बायोडाइवर्सिटी, जो हमारे प्लांट लाइफ है, एनिमल लाइफ है, बायोडाइवर्सिटी के बारे में बात करते हैं। तो ये जो 16th मीटिंग है COP की, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज बोलते हैं COP को, तो ये किसके ऊपर है? कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के ऊपर इसकी जो 16 मीटिंग है वो जो है चल रही है 21 अक्टूबर से 1 नवंबर तक, और ये चल रही है कैली कोलंबिया में। कहाँ पर? कैली कोलंबिया में जो है ये चल रही है। और इसकी थीम आपको पता होनी चाहिए। देखो भाई ये COPs जो है ना इंपॉर्टेंट होती है, तो ये जो COP 16 में करा रही हूँ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको पता होनी चाहिए कि कैली कोलंबिया में चल रही है, किसके बारे में है ये? बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को कैसे जो है प्रोटेक्ट किया जाए, प्रिजर्व किया जाए उसके बारे में। उसकी थीम क्या है? पीस विद नेचर। इसकी थीम आपको याद रखना है, इसकी थीम क्या है? पीस विद नेचर इसकी जो है थीम है, ये भी आप अपने माइंड में रखेंगे। वहीं पर अगर हम बात करें कि COP 16 इंपॉर्टेंट क्यों है, COP 16 जो है इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि यहाँ पर जो आप देखोगे ये पहली एक मतलब कि एक पहली COP मीटिंग है। कब से? जब एक न्यू एग्रीमेंट हुआ था ना, कन्विंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क हुआ था जो कि 2022 में हुआ था। उसके बाद जो है ये पहली COP मीटिंग जो है बैठी है, क्योंकि ये जो एग्रीमेंट हुआ था तब तो हमने बात करी थी कि भाई हाँ यार कंट्रीज जो है बायोडाइवर्सिटी को कैसे प्रोटेक्ट करेंगे, ये तो साइन हो गया था। बट उसके बाद कभी मीटिंग ही नहीं बैठी कि हाँ यार क्या स्टेटस है, कितना जो है आपने बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट किया। तो इसलिए ये उसके बाद जो है पहली COP हो रही है, COP 16 बायोडाइवर्सिटी को लेकर, दैट्स व्हाई ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो यहाँ पर आप देखोगे गोल क्या है इस मीटिंग का, कि कंट्रीज जो है बात करेंगी कि कैसे वो अपने अपने प्लान्स बनाए, नेशनल बायोडाइवर्सिटी स्ट्रेटेजीज बनाए एंड एक्शन प्लान्स बनाए, जिससे जो है ग्लोबल लेवल पर जो हमने बायोडाइवर्सिटी की प्रोटेक्शन के लिए प्लान्स बनाए हुए जो कि उससे मैच करे। तो हर एक कंट्री अलग अलग अपने कंट्री के हिसाब से जो अपनी नेशनल
प्लान्स बनाएगी, नेशनल बायोडाइवर्सिटी स्ट्रैटेजीज बनाएगी, जो कि ग्लोबल लेवल पर जो बायोडाइवर्सिटी प्लान है उससे जो है मैच करनी चाहिए। GBF का क्या मेन पर्पस है? GBF का मेन जो है 4 गोल्स है और 23 स्पेसिफिक टारगेट्स है, जो कि हम 2030 तक जो है क्या करना चाहते हैं, अचीव करना चाहते हैं, जिससे जो हमारी बायोडाइवर्सिटी जो है इंप्रूव होगी। सो दैट्स वाई COP16 इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बायोडाइवर्सिटी के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है, ठीक है। सो COP16 इज रिलेटेड टू व्हाट? इट इज रिलेटेड टू द कंजर्वेशन ऑफ अ बायोडाइवर्सिटी, प्रोटेक्शन ऑफ द बायोडाइवर्सिटी, कैली कोलंबिया में हो रही है, एंड पीस विद नेचर इसकी जो थीम है। यहीं पर आगे इंपॉर्टेंट अगली न्यूज पे चलते हैं, तो ये भी एक अपॉइंटमेंट है। जस्टिस याह्या अफरीदी, इनको क्या बना दिया गया है? चीफ जस्टिस बना दिया है पाकिस्तान का। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान किसको सेलेक्ट कर लिया गया है? जस्टिस याह्या अफरीदी, याह्या अफरीदी। तो ये जो है 3 साल के लिए जो है क्या रहने वाले हैं? चीफ जस्टिस रहने वाले हैं पाकिस्तान के। तो दिस अपॉइंटमेंट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, तो आप याद रखेंगे भाई, हमारे नेबर है, पता होना चाहिए क्या हो रहा है वहाँ पे। वहीं पर अगर हम आगे चले, सो एक और इम्पॉर्टेंट अवार्ड हम डिस्कस करने वाले हैं कि बोमन ईरानी आपने देखा होगा बहुत सारी मूवीज में इनको, है ना। बताओ भाई, कितनी सारी इंपॉर्टेंट मूवीज में इनका रोल रहा है। 3 इडियट्स हो गए, है ना, आप मुन्ना भाई MBBS हो गए, तो बड़े फेमस मूवीज में इनका एक अच्छा किरदार रहा है। सो बोमन ईरानी को यहाँ पर जो है बेस्ट एक्टर मेल में जो है अवार्ड मिल गया है। कहाँ पर? इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में। यार, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में अवार्ड मिलना कितनी बड़ी बात है। सो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ साउथ एशिया टोरंटो में इनको अवार्ड मिला फॉर द मेहता बॉयज़। वैसे तो मैंने भी नहीं देखी है ये मेहता बॉयज़, तो अवार्ड मिला है तो भाई देखने लायक है कि ऐसा क्या इन्होंने एक्टिंग करी है, क्या बढ़िया रोल निभाया है उन्होंने मेहता बॉयज़ में। सो मेहता बॉयज़ के लिए इनको जो है क्या मिल गया है? बेस्ट एक्टर मेल का अवार्ड मिल गया है IFFSA में, जो कि टोरंटो में हुआ है। वहीं पर इनको जो है क्या मिल चुका है? ही ऑल्सो रिसीव द साउथ एशियन फिल्म एसोसिएशन अवार्ड एट द शिकागो साउथ एशियन फिल्म फेस्टिवल ऑन September 20। ऑल्सो इनको जो है एक और मिला हुआ है ऑलरेडी, साउथ एशियन फिल्म एसोसिएशन का अवार्ड भी शिकागो साउथ एशियन फिल्म फेस्टिवल में जो हुआ था, ये भी उनको मिला हुआ है। तो भाई देखो, ये इनको जो है बहुत सारे अभी हाल ही में बहुत सारे अवार्ड्स मिले हैं। सो बोमन ईरानी का नाम आपको याद रखना है। वहीं पर अगर हम बात करें, एक और इम्पॉर्टेंट स्पोर्ट्स से रिलेटेड न्यूज़ है कि इंडिया जो है 16th एडिशन ऑफ द विमेंस इंडिया ओपन, जो कि किससे रिलेटेड है? आप यहाँ पर आप देख रहे हो, गोल्फ से रिलेटेड है। ये इवेंट करवाया जाने वाला है गुरुग्राम हरियाणा में। सो इंडिया क्या होस्ट करने वाला है? 16th विमेंस इंडिया ओपन। मतलब विमेन भी गोल्फ खेलती है क्या? यूजुअली हमने मेन को देखा, बट नहीं, गोल्फ में जो है विमेन भी पार्टिसिपेट करती है। तो इंडिया जो अभी होस्ट करने वाला है, और यहाँ पर आप देखोगे बहुत सारे प्लेयर्स जो है आएंगे, इंटरनेशनल प्लेयर्स आने वाले हैं गुरुग्राम हरियाणा में। और यहाँ पर जो है क्या होने वाली है? 16th विमेंस ओपन गोल्फ कॉम्पिटिशन होने वाला है, ठीक है। तो आपको याद रखने कहाँ पर होने वाला है गोल्फ कंपटीशन? गुरुग्राम हरियाणा, इंडिया होस्ट करने वाली है। वहीं पर एक और इम्पोर्टेंट अवार्ड के ऊपर आ जाते हैं, जो सेल आप सभी ने सुना होगा, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो उसको एक अवार्ड मिला है, और किस चीज़ का अवार्ड मिला है उनको? SHRM का अवार्ड मिला है, SHRM HR एक्सीलेंस अवार्ड। तो अगर आप देखोगे, ये अवार्ड किसके लिए दिया जाता है कि भाई हर एक कंपनी में देखो एक HR डिपार्टमेंट होता है ना, जिसका मेन रोल क्या होता है कि उनकी कंपनी में जो भी लोग हैं उनको जो है बेहतर फील कराना, उनके जो है वेलफेयर के लिए काम करना, उनके जो है वर्क लाइफ बैलेंस को मेंटेन करना, और उनके जो है कंपनी में इंक्लूजन मेंटेन करना कि हर एक टाइप का लोग हो, डिसेबल लोग भी हो, जो अलग अलग रेस के लोग हो। ये नहीं कि एक ही टाइप के लोग सारे भरे पड़े हैं कंट्री में। जैसे एक कंपनी है जिसमें सारे जो है सिर्फ पंजाबी लोगों को हम भरेंगे, तो दिस इज नॉट द वे हाउ अ कंपनी शुड वर्क। इंक्लूजन होना चाहिए। तो यहाँ पे जो आप देखोगे, जो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उसको अवार्ड दिया गया कि भाई इस कंपनी में बहुत ज़्यादा इंक्लूजन है, बहुत ज़्यादा इंक्लूजन है, हर टाइप का बंदा यहाँ पे आपको काम करते हुए दिखेगा। इक्विटी है, सब में जो इक्वालिटी मेंटेन करते हैं, और वर्कफोर्स जो है बहुत बढ़िया तरीके से यहाँ पर सबका वेलफेयर का ध्यान रखा जाता है। तो यहाँ पे जो SHRM इंडियन एनुअल कॉन्फ्रेंस हुई न्यू दिल्ली में, तो उसमें जो है सेल को जो है ये अवार्ड दिया गया है, SHRM HR एक्सीलेंस का अवार्ड, की ह्यूमन रिसोर्स में इन्होंने एक बढ़िया काम किया है। सेल क्या है? एक महारत्न कंपनी है, महारत्न कंपनी है, ठीक है। और ओन्ड अप्रोक्सीमेटली 65% बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट इंडिया इसका 65% जो ओन करती है। तो सेल एक महारत्न कंपनी भी है। ये हमने पहले भी मैंने आपको पढ़ाया था, भी हाल ही में जब मैंने आपको बताया था महारत्न के बारे में, तो जब भी मैंने आपको बताया था। वहीं पर आप देखोगे SHRM की फुल फॉर्म भी आप देख सकते हैं, सोसाइटी फॉर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ये एक प्रोफेशनल एसोसिएशन है जो कि ह्यूमन रिसोर्स प्रोफेशन को, मतलब ह्यूमन रिसोर्स HR का
रोल जो है कैसे बढ़ा दिया जाए, कैसे जो है वेलफेयर मेंटेन किया जाए हमारे लोगों का जो कंपनीज में काम करते हैं। वहीं पर अगर हम आगे चले, एक और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ जो कि अभी हाल ही में काफ़ी ज़्यादा आपको टेलीविज़न वगैरह में सुनने को मिल रही होगी कि इंडिया पाकिस्तान क्या बात कर रही है कि जो श्री करतारपुर साहिब कॉरिडोर एग्रीमेंट है जो किया गया था उसको और 5 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया जाए। अब आप यहाँ पे देखोगे कि मैम ये क्या है श्री करतार साहिब कॉरिडोर एग्रीमेंट, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे कि आपको दिख रहा है कि ये इंडिया है, इंडिया में और ये जो है पाकिस्तान है। तो यहाँ पर आप देखोगे बहुत सारे जो हमारे इंडिया में जो लोग हैं वो पिलग्रिमेज के लिए कहाँ पर जाते हैं, करतारपुर जाते हैं, है ना, श्री करतारपुर साहिब जाते हैं, पूजा करने के लिए जाते हैं। तो उनका जो ये कॉरिडोर बना हुआ है, यहाँ पे डेरा बाबा नानक, यहाँ पे भी एक इम्पॉर्टेंट, यहाँ पर आपको गुरुद्वारा दिखाई दे रहा है और यहाँ पर भी एक इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पे लोग जो है यहाँ पे दर्शन करके यहाँ पे भी जाते हैं। तो पाकिस्तान में है ये, तो ऑब्वियसली बात है किसी दूसरी कंट्री में जाना तो इट्स नॉट दैट इजी, तो इसलिए इन्होंने एग्रीमेंट बना रखा था जिससे आराम से जो है इंडियंस जो है जाकर वहां पे दर्शन कर सके। तो अब बोला जा रहा है कि यार ये जो एग्रीमेंट है थोड़ा एक्सपायर होने वाला है, तो चलो इसको 5 साल और के लिए जो हम क्या कर दे, एक्सटेंड कर दे। तो हमारे इंडिया के जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर, आप सभी को पता है एस जयशंकर, वो जो है पाकिस्तान गए, एससीओ की भी मीटिंग हुई थी वहां पे, आप सभी को पता है इस्लामाबाद शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग हुई, तो उसी टाइम में इन्होंने इसकी भी बात करी। और आपको पता है कि बहुत टाइम बाद हमारा कोई फॉरेन मिनिस्टर जो है पाकिस्तान में गए हैं, 2015 लास्ट दिसंबर में गए थे और अब 2024 में कोई हमारे फॉरेन मिनिस्टर जो है पाकिस्तान गए हैं। तो यहाँ पर बात की जा रही है कि हाँ भाई हमें रिन्यू करना चाहिए है, तो मतलब ऑलमोस्ट डन ही है। तो ये श्री करतारपुर साहिब कॉरिडोर एग्रीमेंट जो है एडिशनल 5 ईयर्स तक जो है रिन्यू हो जाएगा, जिससे लोग जो है यहाँ पर जो दर्शन करने जाते हैं उनके लिए आसान हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देखोगे तो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने भी एग्री कर दिया है, ठीक है, शहबाज शरीफ और डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद इशकदर। सो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद इशकदर दोनों ने एक्नॉलेज भी कर दिया है। और ये कॉरिडोर वैसे बना कब था, तो कॉरिडोर जो है अक्टूबर 24, 2019 में जो बना गया था, जिससे जो हमारे इंडियन पिलग्रिम्स हैं वो वीजा फ्री यहाँ पे ट्रैवल कर सके। कहाँ पर, जो करतारपुर में गुरुद्वारा दरबार साहिब है ना, वहाँ पर आराम से जो है वीजा ना लगाना पड़े, वीजा फ्री वो जो है ट्रैवल कर सकते हैं। तो अब ये कॉरिडोर के एग्रीमेंट को और जो है बढ़ा दिया गया है, जिससे जो फाइनली लोग जो है वहाँ पर जा सके। अब ये गुरुद्वारा क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चे ये जो गुरुद्वारा दरबार साहिब है ना, फाइनल रेस्टिंग प्लेस है गुरु नानक देव जी की, जो भाई सिखिज्म धर्म के फाउंडर है। तो बहुत सारे जो यहाँ पे सिख है इंडिया में रहते हैं, वो वहाँ पर अपनी लाइफ में एक ना एक बार तो जाते ही है दर्शन करने, तो इसलिए जो है वो आराम से वीजा फ्री जा सके, तो इसलिए ये कॉरिडोर जो है बनाया गया था। तो वहीं पर आप देखोगे ये कॉरिडोर बनाया कब गया था, ये जो हमारे गुरु नानक देव जी की 550th बर्थ एनिवर्सरी थी, तब जो है इसको इनॉग्रेट किया गया था। और तब से जो ये चल रहा है, तब से जो एग्रीमेंट कुछ लिमिटेड टाइम पीरियड तक का था, बट अब इसको 5 more years के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है। ठीक है जी, इतनी बातें क्लियर हो गई है। चलिए आगे देखते हैं, अब आप सभी के सामने क्या आएगी, अब आपके सामने जो है क्विज आएगी। तो जितने भी सारे इंपॉर्टेंट पूरे वीक की हमारी न्यूज़ थी, देखो जो भी मेरे को ऐसा लगता है कि आपके COQP 11 के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जो आपके एग्जाम में आपको देखने को मिल सकती है, वो सारी मैंने यहाँ पर इंक्लूड करने की कोशिश करी है। ठीक है, कोई रह गई होगी सो उनको जो हम आगे इंक्लूड करेंगे, दैट यू डोंट नीड टू वरी अबाउट। वहीं पर मैं आप सभी को बताना चाहूँगी, देखो भाई अभी जो है अब धीरे धीरे जो है आपको एग्जाम की तैयारी अभी से स्टार्ट करनी है, एंड यू आर कन्फ्यूज की तैयारी आप कहाँ से कर सकते हो। सो आई कैन हेल्प यू आउट इन दैट। अगर आपको तैयारी चाहिए कि आप स्ट्रक्चर्ड वे में तैयारी कर लो, भाई एक ही जगह पर आपकी सारी तैयारी हो जाए और आप अभी भी कंफ्यूज हो कि कहाँ से करना है, तो देखो अड्डा 24/7 के पास बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल है एंड एट एन अफोर्डेबल प्राइस, जहाँ से आप अपनी तैयारी जो है कर सकते हो। तो आप CUET PG की अगर आप तैयारी करें तो UG एंड PG एंट्रेंस में आप CUET PG पे जाओगे, तो CUET PG के महापैक भी आप देख सकते हो। महापैक बढ़िया रहते हैं क्योंकि महापैक में आपको जो भी सारे न्यू बैचेस आते हैं सब मिलते हैं, टेस्ट सीरीज मिलती है, बुक्स मिलती है, आगे क्रैश कोर्स आएगा, वो भी सब कुछ एक बार पेमेंट करो और सारी चीजें मिल जाती है। तो CUET PG अगर आप महापैक अभी आप देखना चाहोगे तो बहुत सारे महापैक यहाँ पर आपको अवेलेबल है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे COQP 12 का महापैक, COQP 11 और COQP 12 दोनों की तैयारी कर रहे हो, तो भाई आपका सिर्फ ये अभी आपको 10,599 का दिख रहा है, बट अगर आप टीचर का कूपन कोड लगाते हो ना यहाँ पर, आप जैसे मेरा नाम है आशी, तो आशी 20 कूपन कोड है मेरा, तो अगर आप ये लगाते हो तो आपको जो है ये पूरा जो है लेट्स से कितने का पड़ता है, एक मिनट इधर
जस्ट गिव मी 1 मिनट। तो आपको जो है ये तो आपको ये सिर्फ 10,164 का पड़ जाता है आफ्टर यूजिंग दिस कूपन कोड। फर्दर जब आप ऐप से लेते हो तो ऐप्स पे ना ऐप पे ऊपर कॉइन्स भी लिखते हैं, तो वो भी डाल लेना है यहाँ पर। तो ये 10,000 के अराउंड आपको जो है ये पड़ जाएगा। तो मतलब इसमें आपके दो पेपर की तैयारी कर पा रहे हो और डबल वैलिडिटी भी है इसमें। ये 2 साल के लिए आपके पास ये कोर्स रहेगा आराम से। अगर आप सेकेंड ईयर के भी स्टूडेंट हो और थर्ड ईयर के बाद आपको एग्जाम देना है तो 2 साल जितने भी कोर्सेज आएंगे, जितने भी न्यू बैचेस आएंगे, सब इसमें एड ऑन होते चले जाएंगे। तो आप इसको चेकआउट कर सकते हो। ऑल्सो देयर आर अदर बैचेस ऑल्सो। अगर आप CUET-PG में आप जाओगे, नॉर्मल बैचेस आप देख सकते हो। तेजस बैच है जो कि जनरल MBA के लिए अभी न्यू लॉन्च हुआ है। सो ये तो भाई मस्ट वॉच है। न्यू बैच होता है तो भाई एक्साइटमेंट ही अलग होती है। तो अगर आप इसको देखोगे तो अभी यहाँ पर ये कितने का मिल जाएगा आपको, लेट्स से इस पर भी आप जो है सेम डिस्काउंट कोड लगा सकते हो। चेकआउट नहीं, यहाँ पे आप पहले जो है मोर ऑफर्स पे जाके मोर ऑफर्स पे जाओगे, यहाँ पे कूपन कोड आप लगाओगे, टीचर का लगाते हो आशी 20, तो आपको ये पड़ेगा वही, थोड़ा प्राइस आपका कम हो जाएगा। आपको ये 9,205 का पड़ेगा। फर्दर और कम हो जाएगा, 9,100 के अराउंड आपको पड़ जाएगा। न्यू बैच है ये एकदम। अगर आप MBA के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आप इस बैच के ऊपर जा सकते हो। COQP 11 के लिए आप अध्ययन बैच देख सकते हो। न्यू बैच आया है एकदम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बैच है भाई। COQP 11 के लिए अगर आप LLB के लिए तैयारी कर रहे हो तो यहाँ पे तो करंट अफेयर्स हो ही रही है, बट यहाँ पर भी आपको सारा स्टैटिक GK और आपकी जो लीगल रीजनिंग वगैरह सारी चीज़ें आपको यहाँ पर जो है मिल जाएगी। तो यहाँ पर अगर आप यहाँ पर आप चेकआउट करोगे तो आशी 20 का कूपन कोड लगा के यहाँ पर आपको 8505 का ये पड़ जाएगा। ठीक है, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट बैच है, नया बैच आया है। तो अगर आप सब लोग न्यू स्टूडेंट्स हैं, आपने अभी तक कोई भी बैच नहीं लिया है, तो आप इन बैचेस को जो है चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, तो अगर कोई कंफ्यूजन आती है, वैसे स्टूडेंट्स अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन आती है ना तो आप मुझे जो मेल करके भी पूछ सकते हो। बैच से रिलेटेड कोई कंफ्यूजन आती है तो ये सारे बैचेस मैं अभिमन्यु बैच में पढ़ाती हूँ। अभिमन्यु बैच जो हिस्ट्री का बैच है, आप इसको चेकआउट कर सकते हो। अभिमन्यु 2.2, पृथ्वी बैच, ये इसमें भी मैं पढ़ाती हूँ। तो आपको जो भी बैच लेना है तो आप आशी 20 का यूज़ कर सकते हो। वहीं पर अगर आप देखोगे, अगर आपको कोई कंफ्यूजन आती है, कोई गाइडेंस चाहिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि मैम मैं पढ़ूँ कैसे, मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं कौन से क्वेश्चन पेपर कोड में एग्जाम दूँ, तो आप मुझे मेल कर सकते हो। रिवर्ट बैक जो मेल करते हो उन्हें पता है। तो ashi.sharma@adda247.com पर आप मुझसे मेल करके भी पूछ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करें अपने क्विज। तो सारी चीजें मैंने आपके साथ डिस्कस कर ली है। अब बस आपके सामने क्वेश्चंस आएंगे और आपको जो है 1 बाय 1 करके जो है आंसर देना है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपके सामने क्वेश्चन आ गया है। क्वेश्चन है, Who has been appointed as the 9th chairperson of the National Commission for Women? भाई कौन बन गए हैं 9th chairperson of the National Commission for Women? ये हमने डिस्कस किया था भाई, सबसे पहली ही न्यूज़ ये थी। तो आप सभी को भाई इसका आंसर बताना है कि क्या हो जाएगा। जल्दी से फटाफट से सब लोग बताएंगे व्हाट विल बी द राइट आंसर। क्या हो जाएगा यहाँ पे सही जवाब? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा विजय किशोर राहतकर। विजय किशोर राहतकर, यही तो आंसर है ना, यही हमने डिस्कस किया था। सो द राइट आंसर इज बी, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इनिशिएटिव सपोर्ट्स एसिड अटैक सर्वाइवर्स? तो यहाँ पर आप देखोगे कि एक इनिशिएटिव था जो कि एसिड अटैक सर्वाइवर्स को जो है सपोर्ट करता है। ये हमने देखा था ना कि यहीं पर NCW के द्वारा, जो यहाँ पर हमने विजय के द्वारा कौन कौन से इनिशिएटिव यहाँ पे लिए गए हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको ये सारे इनिशिएटिव दिखाए भी थे, अगर आपको याद है तो। इनमें अगर आप देखोगे तो यहाँ पर सक्षम, खुद में सक्षम जो है यहाँ पर सपोर्टर एसिड अटैक सर्वाइवर्स के लिए इनके द्वारा इनिशिएटिव लिया गया था। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? सक्षम इज द राइट आंसर। ठीक है, तो सक्षम यहाँ पे आप देखोगे, सक्षम हो गया, प्रज्वला हो गया, सुहिता हो गया। तो ये कुछ इनिशिएटिव्स का नाम आप याद रख सकते हो। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर सक्षम हो जाएगा। ठीक है, सक्षम इज द राइट आंसर। वहीं पर आगे चले, अगला क्वेश्चन, Who succeeded Amiya Prabhu as the president of the Indian Chamber of the Commerce? ICC के न्यू प्रेसिडेंट कौन बन गए हैं अमिया प्रभु के बाद? विक्रम देवदत्त, अभ्युदय जिंदल, या फिर TV नरेंद्र, या फिर रघुपति भट्ट? बताइए फटाफट से, कौन बन गए हैं प्रेसिडेंट इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के? सो वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। क्या हो जाएगा नाम यहाँ पर? अभ्युदय जिंदल बन गए हैं। अभ्युदय जिंदल जो है यहाँ पर बन गए हैं प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स। आगे चलते हैं।
Which Indian has been appointed as the chairman of the World Steel Association? वर्ल्ड स्टील के चेयरमैन कौन बन गए हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है. सज्जन जिंदल, विक्रम देवदत्त, टीवी नरेंद्रन या फिर मोहन जी. तो बताइए बताइए यहाँ पे क्या सही जवाब हो जाएगा. कौन बन गए यहाँ पे चेयरमैन ऑफ द वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन, हमने डिस्कस किया था. वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड. टीवी नरेंद्रन जो है यहाँ पर बन गए हैं, टीवी नरेंद्रन. बहुत ही बढ़िया बहुत ही बढ़िया. आगे चलते हैं. Which joint naval exercise was conducted by the Indian Army and the Royal Navy, Indian Navy and the Royal Navy of the Oman? ओमान और इंडिया की नेवी के बीच में एक जॉइंट नेवल एक्सरसाइज करवाई गई है. उसका नाम आपको मुझे बताना है. एक्सरसाइज स्वलंबन शक्ति या फिर नसीम अल बहार या फिर सक्षम या फिर सुहिता. व्हाट इज द नेम ऑफ दैट एक्सरसाइज, हमने डिस्कस करी थी. फटाफट से सब लोग बताएंगे. यस, नसीम अल बहार. नसीम अल बहार, आई बहार, नसीम अल बहार. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज द थीम ऑफ द ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स MPI 2024? क्या था इस इंडेक्स का जो है थीम? पॉवर्टी इन अर्बन एरियाज, पॉवर्टी अमिड कन्फ्लिक्ट या फिर विमेन एंड पॉवर्टी या फिर यूथ अनएम्प्लॉयमेंट. तो इसका थीम क्या रखा गया था? हमने इस पॉवर्टी इंडेक्स को भी जो डिटेल में डिस्कस किया था MPI को. तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? पॉवर्टी अमिड कन्फ्लिक्ट इज द राइट आंसर. बी यहाँ पर एकदम परफेक्ट आंसर हो जाएगा. आगे चलते हैं. Who received the 2024 Humanitarian Award at the Conscious Companies Award? किसको जो है ये मिला है ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड? जॉन्सबर्ग, साउथ अफ्रीका में, हमने डिस्कस किया था. विक्रम देवदत्त, रघुपति भट्ट या फिर मोहन जी या फिर अभ्युदय जिंदल. कुछ नाम तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो कुछ तो एलिमिनेट ही हो जाएंगे. बट एग्जाम में इस तरीके से नाम में भी ना आए, थोड़े एग्जाम में आप कंफ्यूज हो जाए, तो थोड़ा याद रखना है. तो ये अवार्ड किसको मिला है? मोहन जी को मिला है. वेरी गुड. सी इज एब्सोल्युटली द राइट आंसर. चलिए बहुत बढ़िया. आगे चलते हैं. व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ द ई श्रम पोर्टल? ई श्रम पोर्टल जो यहाँ पर आप देखोगे लॉन्च कर दिया गया है, इसका प्राइमरी पर्पस क्या है? लैंड डिजिटाइजेशन, सपोर्ट ऑफ फॉर एसिड अटैक सर्वाइवर्स, फैसिलिटेट एक्सेस टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स फॉर अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स या फिर विमेन को एजुकेशन प्रोवाइड करना. तो ये जो ई श्रम पोर्टल बनाया गया है, इसका आपको प्राइमरी पर्पस बताना है. क्यों बनाया गया है? क्या है प्राइमरी पर्पस? यस, सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स जो है किसके लिए देना? अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स के लिए जो है एक्सेसिबल बना देना. तो प्राइमरी पर्पस यहाँ पर जो है सी हो जाएगा. आगे चलते हैं. विच कंट्री वॉज रिसेंटली सर्टिफाइड एज मलेरिया फ्री? कौन सी कंट्री को भी हाल ही में मलेरिया फ्री सर्टिफाई कर दिया गया है? इंडिया, इजिप्ट, इंडोनेशिया या फिर नाइजीरिया. तो हमने डिस्कस किया था ना भाई, इजिप्ट को बना दिया गया है मलेरिया फ्री. आगे चलते हैं. Which team won the final match held on October 20, 2024 at the Dubai International Cricket Stadium? Women ICC World Cup हमने देखा था ना, T20 World Cup. तो कौन जीत गए हैं? साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड या फिर इंडिया. तो न्यूजीलैंड अपना मेडन कप जो है जीत चुकी है साउथ अफ्रीका को हराकर. तो न्यूजीलैंड इज द राइट आंसर. Who has been elected as the new president of Vietnam? वियतनाम के कौन बन गए हैं प्रेसिडेंट? तोलाम लोंगक्वांग, अभ्युदय जिंदल या फिर प्रबोवो सुबियांतो. कौन बन गए हैं? तो याद रखेंगे. यस, वेरी गुड. लोंगक्वांग डोंग, याद रखा था ना, लोंगक्वांग डोंग, लोंगक्वांग. ठीक है. वियतनामीज डोंग और कैपिटल इसकी हनोई, हमने डिस्कस किया था. आगे चलते हैं. हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान? कौन बन गए हैं नेक्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान? जस्टिस काजी फैज इसला, जस्टिस यहाया अफरीदी या फिर जस्टिस गुलजार अहमद या फिर जस्टिस निसार. तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? पाकिस्तान के चीफ जस्टिस कौन बन गए हैं? सो पाकिस्तान के चीफ जस्टिस बन गए हैं जस्टिस यहाया अफरीदी. यहाया अफरीदी. आगे चलते हैं. विच फिल्म डिड बोमन ईरानी विन बेस्ट एक्टर मेल फॉर एट द इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ साउथ एशिया? कौन से फिल्म के लिए इनको जो है बेस्ट एक्टर मेल का अवार्ड मिला है बोमन ईरानी को? मेहता बॉयज, 3 इडियट, PK या फिर मुन्ना भाई MBBS. तो यहाँ पे जो मेहता बॉयज करके मूवी है उसके लिए जो है इनको ये अवार्ड मिला है. ठीक है. वहीं पर आगे चलते हैं. विच ऑर्गेनाइजेशन अवॉर्डेड द SHRM HR एक्सीलेंस अवार्ड फॉर मैनेजिंग अ डिस्ट्रीब्यूटेड वर्कफोर्स? किसको जो है मिला गया है? कौन सी ऑर्गेनाइजेशन को मिला है? महारत्न है ये ऑर्गेनाइजेशन, ICC को या फिर सेल को या फिर CII को या फिर मिनिस्ट्री ऑफ लेबर को. तो यहाँ पे वेरी गुड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड को यहाँ पे दिया गया है. चलिए बहुत बढ़िया. तो यहाँ पर मैं आप सभी को इसके बारे में बता ही चुकी हूँ. ठीक है. और आपको कहाँ पर मेल करना है, वहीं पर क्वेश्चन ऑफ द डे अब आप सभी के सामने आ जाता है. तो इसका राइट आंसर आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में दोगे. सो क्वेश्चन है, वेयर विल द 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स हेल्ड? तो ये वैसे मैंने पहले भी डिस्कस किया हुआ है
तो 2026 के कॉमनवेल्थ गेम्स कहाँ पर होने वाले हैं, और ये वाले जो कॉमनवेल्थ गेम्स हैं बिल्कुल लोअर लेवल पर होने वाले हैं, मतलब बहुत सारे स्पोर्ट्स इसमें हटा दिए गए कि हम ये नहीं कराएंगे ये नहीं कराएंगे, क्योंकि थोड़ा बजट इसको में कमी रखना है। तो यहाँ पर ये 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स कहाँ पर करवाए जाने वाले हैं, इसका राइट आंसर आप मुझे नीचे कॉमेंट सेक्शन में दोगे। एंड जो भी वीडियो देख रहे हैं, सो आई रिक्वेस्ट आप सभी लोग जो है नीचे कॉमेंट जरूर कीजिएगा और लाइक भी जरूर कीजिएगा। एंड आई होप आपको ये पूरी वीकली करंट अफेयर्स की क्लास अच्छी लगी होगी। तो हम मिलेंगे अगले वीक, एंड आप सब लोग अपना ध्यान रखिएगा। टाटा, टेक केयर, बाय बाय।